जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इंडिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इंडिया के फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं जहां से सवाल पूछता है इंडिया से रिलेटेड। तो आज हम लोग इंडिया के विषय में कई फैक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को, देखने वालों को जय हिंद है, जय हिंद जय भारत। शुरू करते हैं अबाउट इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया एरिया के मामले में, एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एरिया के हिसाब से। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो वर्ल्ड का टोटल 2.42% आपका वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.42% है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इतना मेहनती है इंडियंस के सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कर दिया, जल्दी ही चाइना को हराएंगे भी। ये वर्ल्ड का 17.44% आपका पॉपुलेशन इंडिया में ही रहता है। इतना बड़ा देश है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले वीडियो में हेमिस्फीयर के बारे में मैंने बताया हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखिए 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक। और बगल के जो एडजेसेंट बाउंड्रीज यानी दूसरे देशों के साथ हमारी सीमाएं हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेट है, लैंड एरिया हम लोग देख चुके हैं। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो एरिया के हिसाब से अगर चाइना, इंडिया 7वां पोजीशन पे है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा देश रशिया, फिर आए सेकंड नंबर पे कनाडा, फिर उसके बाद तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट, फिर देखिए चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना आएगा, फिर उस तरह से कजाकिस्तान इस तरफ है, फिर अल्जीरियस, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। इस तरह से ये आपको बड़े देश एरिया के हिसाब से। चलिए इंडिया के स्टेट्स जो बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का 4 स्टेट है। अभी ध्यान रखिएगा, चूंकि ये वीडियो पुराना ही है अभी, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट के तौर पे ही अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप लोग कभी भी क्वेश्चन लगाइएगा तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे ट्रीट करिएगा। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो है, लेह है आपको अब यूनियन टेरिटरी है, ये हिस्सा अब यूनियन टेरिटरी है। इस वीडियो में आप इसे अभी स्टेट मान के चलिए, और जहां भी क्वेश्चन लगे कि अगर वहां पे स्टेट पूछा है तो जम्मू कश्मीर ना होगा, वहां पे यूनियन टेरिटरीज में इसको जोड़िएगा। यानी पाकिस्तान के साथ भारत के 4 स्टेट में जम्मू कश्मीर अगर है तो उसको यूनियन टेरिटरी मान करके अलग करिए। पंजाब, गुजरात, राजस्थान। आप देखिए पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हिमाचल, छोटा सा हिस्सा पड़ता है, राजस्थान, गुजरात है। इस तरह से अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, एक ही है जो लगता था, ड्यूरेंट लाइन है वहां से। चाइना के साथ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, उसके अलावा 4 राज्य और हैं, उत्तराखंड, हिमाचल। इस तरह से आप देखें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि किस कंट्री के साथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल माफ कीजिए, बांग्लादेश के साथ इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना आता है, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार, इस तरह से। नेक्स्ट आइए, आप देखिए यहां पर पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है, ये आपका कितने स्टेट से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है? तो ये करीब करीब ये टोटल 8 स्टेट है जहां से ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। इसके अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मौजूद है। आए नेक्स्ट है इंडियन ओशियन। आपका इंडियन ओशियन, आपको साउथ में इंडियन ओशियन पेनिनसुला क्यों है? क्योंकि 3 साइड से आपका ओशियन से घिरा हुआ है ना। तो आपको एक तरफ है, आपको वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी, आपको ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशियन, आपको साउथर्न पार्ट में इंडियन ओशियन है, जहां से आपको ट्रेड, एक यूनिक फीचर है इंडिया का। यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के साथ देश के साथ ये ट्रेड होता है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए। ये अभी अगले मैप पर हम लोग देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। फिर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखिए, फिर लैंड फ्रंटियर किलोमीटर में पढ़िए, फिर लैंड नेबर। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस कंट्री के पास, किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा है? भारत, गुजरात में। एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। साउदर्न मोस्ट पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, निकोबार में है, या इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। साउदर्न मोस्ट टिप तो इंडियन मेन लैंड में साउदर्न मोस्ट है कन्याकुमारी, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर इंदिरा कोल,
वेस्ट ऑफ गौर मोटा इन गुजरात, ये कच्छ के पास पड़ता है वेस्ट में। ईस्टर्न मोस्ट किबीथु अरुणाचल प्रदेश में। आइए ये इसका देखिएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में, और आपको नॉर्थ में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट आपको लैटिट्यूडनल आपको एक्सटेंट है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट में, और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट आपको वेस्ट में। तो ये चारों एक्सट्रीम पॉइंट पे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बताया गया है, डिग्री बताई गई है जहां तक भारत का दायरा है। उसके अलावा आप देखें ईस्ट से वेस्ट तक के किलोमीटर कितना है, 2933 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। और आपको नॉर्थ से साउथ देखिए 3214 किलोमीटर, ऑलमोस्ट क्या 3000 किलोमीटर के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट ये सिम आपको इक्वली आपको ही दिखता है, चौड़ा दिखता है। यहां देखिए एक्सट्रीम पॉइंट देखिए इंदिरा कोल, करीब करीब सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। फिर इंदिरा पॉइंट आपको निकोबार में जाएगा, यहां नहीं है, वो निकोबार आइलैंड में जाएगा। फिर गौहर मोटी इन कच्छ, ये आपको कच्छ में है, किबीथु अरुणाचल प्रदेश में। ये चारों आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स है। नेक्स्ट आइए, फिर देखिए हाईएस्ट पीक इन ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक के नाम दिए हुए हैं, और ये जितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं ये आपको हाईएस्ट पीक है। जैसे कि माउंट केटू आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, का माउंट केटू कहाँ है, ये रहा काराकोरम रेंज के में है, ये रहा आपको माउंट केटू काराकोरम रेंज में है। इस तरह से कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में होगा, जब होगा तो उत्तराखंड में, बस याद रखिए। इसी तरह सल्तोरो कांगड़ी ऊपर में होता है, यहाँ पर है सल्तोरो कांगड़ी इस तरफ है। इस तरह से आपको ये आपका डोडा बेटा कहाँ होगा, तमिलनाडु, खोजिए कहाँ है, यहाँ पे जाएगा डोडा बेटा। ठीक है, जब आपको पता होगा, स्टेट पता होगा, तो आप हाईएस्ट पीक को लगाने में आसानी होगा। तो स्टेट याद रखिएगा और पीक याद रखिएगा। ऐसा माउंट एवरेस्ट नहीं दिया है क्योंकि माउंट एवरेस्ट हम लोग के देश में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है भांगड़, खादर, तेराई, भाबर। अब इसको समझेंगे हम लोग, मैप से समझेंगे। और इसके अलावा दोआब और रीजन, दोआब यानी दोआब क्या बोलते हैं, दो नदियों के बीच का फर्टाइल प्लेन। तो ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब, ब्यास और रावी बरी दोआब, रावी चिनाब, रेचना दोआब। इस तरह चास दोआब चिनाब और झेलम का लिया गया है, सिंध, झेलम और इंडस का। तो इस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो भांगड़ और खादर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले हिमालयन रीजन से जब पानी आपको गंगा जी है या कोई भी वाटर बॉडी जब हिमालय रीजन से चलती है तो सबसे पहले भाबर बेल्ट आता है। जहां देख रहे हैं बड़े बड़े रॉक्स के पत्थर, रॉक्स यहाँ पे हैं, यहां से स्ट्रीम आती है और यहां आने के बाद ये आपको फिर डेंसर फॉरेस्ट में आ जाती है। तेराई बेल्ट क्या होता है, डेंसली फॉरेस्टेड इलाका होता है, मार्शी लैंड, दलदली इलाका होता है, जहां पर जो वाटर स्ट्रीम उतरती है वो इन घने जंगलों में छिप जाती है। फिर उसके बाद भांगड़ बेल्ट में ये आती है, देखिए भांगड़ बेल्ट है। भांगड़ बेल्ट को बोलते हैं ओल्डर अलुवियम, यहाँ ओल्ड डिपॉजिट होता है मिट्टी का, ओल्डर अलुवियम, अलुवियल सॉइल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिपॉजिट होता है ओल्डर अलुवियम। खादर क्या है, न्यूअर अलुवियम होता है। तो ये बेसिकली फ्लड प्लेन्स होते हैं, ध्यान से देखिए, ये फ्लड प्लेन्स होता है। तो आप एक सीक्वेंस में देखिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था भाबर। भाबर लॉन्ग नैरो प्लेन अलोंग द फुट हिल है, पहाड़ों के नीचे के हिस्से, बड़े बड़े पत्थर, पेबल, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर सब मिलेंगे। 9 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है भाबर बेल्ट। और सुटेबल, इट इज अनसुटेबल क्योंकि पहाड़ी रीजन है। भाबर के बाद क्या है, तेराई। तेराई ब्रॉड रीजन है साउथ ऑफ भाबर, भाबर से साउथ होता है। मार्शी डैम्प होता है, थिक फॉरेस्ट होता है 20 से 30 किलोमीटर, सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि मौजूद रहता है। लो प्लेन्स है, यहाँ पे ओल्डर अलुवियम यानी मिट्टी पुरानी होती है, और यहाँ के बाद खादर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूअर अलुवियम डिपॉजिट होता है। दिस बेल्ट एंड्स इन तराई, तराई नहीं होगा, ये लाइन गलत है। ये खादर के बाद वो फिर आगे ये बेल्ट बढ़ जाता है। ये बेल्ट पूरा यहाँ पर न्यूअर अलुवियल ला करके पानी डिपॉजिट करता है, जैसे गंगा जी का निचला हिस्सा, फिर ये सीधा गंगा सागर में या वो बड़ी किसी वाटर बॉडी में जाकर के मिल जाती है ना। अच्छा, फिर देखिए कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्ट, जो आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। तो इस तरह से ये हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक बार वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को देखते हैं।
देखिए वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को देखिए। वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा चौड़ी है, ये कोस्टल प्लेन्स की बात हो रहा है। कोस्ट पर जो तटीय जो मैदानी भाग है जहां पर खेती वगैरह भी होता है एक सर्टेन अमाउंट में, तो वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा चौड़ी है बजाय ईस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में जो प्लेन्स है वो लगातार है, कंटिन्यूड है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा डाइसेक्टेड है। इसके अलावा आप देखें, वापस से चलते हैं उसी पर, जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाला था, ध्यान देते हैं हम लोग उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। स्मूथ आउटलाइन, ऑकरेंस ऑफ डेल्टास, ब्रॉड लॉन्ग रिवर। लॉन्ग रिवर्स यहाँ वेस्टर्न कोस्ट से ज्यादा लंबी नदियां निकलती हैं। ईस्टर्न कोस्ट से, माफ कीजिएगा, ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा लंबी नदियां निकलती हैं। ये ईस्टर्न घाट के बारे में बात है। ज्यादातर डेल्टास यहाँ मौजूद है, ज्यादा चौड़ी होती है, लंबी नदियां ईस्टर्न कोस्ट से निकलती है। जबकि वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा डाइसेक्शन है, एस्चुरीज होती हैं, नैरो होती है, पतली होती है, और स्मॉल रिवर्स ज्यादातर निकलते हैं वेस्टर्न घाट से। अब आते हैं वापस से, आपको देखते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो यहां देखिए डाइसेक्शन जब बोला गया तो यहां मतलब एक ही हिस्सा है, यानी एक है आपका कोरोमंडल कोस्ट जो यहाँ का हिस्सा, और एक है नॉर्दर्न सरकार। जबकि इसके मुकाबले वेस्टर्न घाट में 3 हिस्से हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मलाबार कोस्ट, यानी 3, यानी ज्यादा डाइसेक्शन है। यहाँ पे एक लंबा हिस्सा है आपका कोस्टल प्लेन्स का, यहाँ पर पतला है। आपको जो ईस्टर्न घाट से है यहाँ पे डेल्टास बहुत ज्यादा मौजूद है। आपको कावेरी डेल्टा है, कृष्ण, इस तरह से कुछ नदियों के डेल्टास हैं। यहाँ पे एस्चुरीज ज्यादा हैं, और साथ में यहाँ छोटी नदियां निकलती हैं, जबकि यहाँ से जितनी बड़ी नदियां हैं वो निकलती है। चलिए डेल्टा और एस्चुरी समझ लेते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ट्रायंगुलर डिपॉजिट होता है। आप जो देख पा रहे हैं, जो ट्रायंगुलर डिपॉजिट होता है रिवर्स के माउथ पे, ये रिवर आई यहाँ पे ला करके जो जितना भी एक्यूमुलेट कर दिया, सेडिमेंट को एक्यूमुलेट कर दिया ला करके, है ना, और यहाँ पे लो टाइड आते हैं, यानी छोटे छोटे आपको टाइड्स आते जाते हैं, ठीक है। डेल्टास, ये जो हिस्सा है डेल्टा का, ये हिस्सा ये काफी फर्टाइल होता है क्योंकि सेडिमेंट आकर के इकट्ठा होता है, अलुवियल डिपॉजिट इकट्ठा होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये कुछ मुख्य डेल्टा हैं। एस्चुरीज के उलट क्या होता है? द शार्प एज माउथ ऑफ रिवर डिवाइड एंड डिपॉजिट इज नोन एज एस्चुरी, यानी रिवर का माउथ क्या हो जाता है? और चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये और चौड़ा हो जाएगा। रीजन्स ऑफ हाई टाइड, यहाँ लो टाइड आता है डेल्टास में, लेकिन एस्चुरी में हाई टाइड यानी ज्यादा लंबा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। रिफ्ट वैली में ये ज्यादातर दिखता है। एस्चुरी डज नॉट हैव फर्टाइल लैंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। नर्मदा तापी इसके बेहतरीन एग्जांपल है। आगे चलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट लोकेटेड है ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में है, देख रहे हैं, और ये पैरेलल है किसके? ईस्टर्न कोस्ट के ठीक पैरेलल है ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न कोस्ट के ठीक पैरेलल चलते रहता है। महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा कुछ है। जिंदगढ़ा ये सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, अभी देखेंगे कहां पर, विशाखापट्टनम के पास पड़ता है। दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट जो है ये डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलता है, ठीक। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, हम लोगों ने बात किया था, कोंकण, कन्नड़, मालाबार 3 हिस्से में डिवाइडेड है। नर्मदा, तापी, साबरमती, अनाईमुड़ी, सबसे ज्यादा केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है आपको अनाईमुड़ी, अभी देखेंगे। यहां से देख रहे हैं आप, जितने भी ईस्टर्न कोस्ट से जो नदियां हैं वो सबसे लंबी लंबी नदियां हैं, और वेस्टर्न कोस्ट से जो नदियां हैं वो छोटी नदियां हैं। चलें देखिए, जिंदागढ़ा पीक जो है ये आपको हाईएस्ट पीक पॉइंट है आपका ईस्टर्न घाट में, जो आपको विशाखापट्टनम के पास पड़ता है। जबकि वेस्टर्न घाट पे आपका डोडा बेटा अनाईमुड़ी या सबसे हाईएस्ट, अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट आपका पीक है वेस्टर्न घाट में। ये पहाड़ों की पूरी माउंटेन रेंज है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स इन रिवर्स के बैंक्स पर हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। आप वीडियो पॉज करके इनको जरूर पढ़ें। आगे चलते हैं, कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको देखना है, स्टेट जानकारी रखना है कि किस तरह के लेक कहां पाए जाते हैं। सलाइन है, मीठे पानी का लेक है, किस स्टेट में कौन से लेक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेम्बनाड केरला है, वुल्लर लेक है। ये इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया।
रिवर्स ऑफ इंडिया है, कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है और कहां को गिरती है, ये सारा पूरा लिस्ट मैंने बना करके आपके सामने दिया है। इसको पॉज करके देखिएगा क्योंकि ये पूरा आपका फैक्चुअल है। इसी तरह से रिवर प्रोजेक्ट जो डैम वगैरह का प्रोजेक्ट होता है और उससे कौन कौन से स्टेट लाभ ले रहे हैं, लाभ लेते हैं, इसके बारे में भी आपको देखना है क्योंकि ये सारी चीजें फैक्चुअल है। ध्यान रखिएगा ये सारे चीजें। इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल वो जोन होता है जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच का एरिया जो है वो ट्रॉपिकल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन यानी हर समय बारिश, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ह्यूमिडिटी और ध्यान रखिएगा रेनफॉल के आधार पर यह तय होता है कि कौन से जंगल किस तरह का है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन देखिएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के आधार और रेनफॉल देखिएगा गौर से। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, यहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा, और डिसीडियस यानी पतझड़ वाले वन। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस सूखे पतझड़ वाले वन। ट्रॉपिकल थॉर्नी टाइडल या मैंग्रोव यानी जो जिनकी जड़ें ऊपर होती है, यहाँ टाइडल वेव्स आते जाते हैं। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट किन जंगलों में कहाँ कितना है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ फाउंड इन एरिया, ये सब बारी बारी से एक एक करके पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। इसका मैं आपको मैप दिखाता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रॉपिक जो बेल्ट होता है ये ट्रॉपिक बेल्ट है इंडिया का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक में देखिएगा ट्रॉपिक बेल्ट है, और उसके इफेक्ट में उसके आसपास के रीजन को भी आ जाता है, जो हालांकि ऊपर सब ट्रॉपिकल होता है लेकिन इफेक्ट चूंकि वही होता है। देखिए ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, इस कलर को पकड़िए, देखिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आपको ट्रॉपिक बेल्ट होता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना है कि ये भी ट्रॉपिक बेल्ट का इफेक्ट में होता है। फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस, देखिए पूरा हिस्सा ट्रॉपिकल डिसीडियस है, यानी इफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इस तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट छोटा छोटा पॉकेट्स बने हुए हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये हिस्सा आपको एरिड रीजन में है। तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन। आइए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, भारत में फॉरेस्ट कितने प्रकार के हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पतझड़ वाले, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट या एरिड फॉरेस्ट कहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन राज्यों में है या भारत के किन हिस्सों में है, इसको देखें। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, कौन सा फॉरेस्ट, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका लोकेशन क्या है, और उस लोकेशन पे सबसे पहले तो रेनफॉल कितना है। आप देखिए रेनफॉल कम होते जाएगा, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट, 200 to 200 सेंटीमीटर डिसीडियस फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस 50 to 100 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन, फिर 50 सेंटीमीटर ड्राई डिसीडियस, यानी क्या है रेनफॉल कम होते जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यहाँ पे किस तरह के आपको वेजिटेशन टाइप यानी आपको किस तरह के यहाँ पे वनस्पति मिलेंगे स्पीसीज देखिए किस तरह के आपको यहाँ पे टिम्बर मिल रहे हैं। तो ये भी उसी का उदाहरण है कि हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में, वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस कहाँ है ये दिखा रहा है। ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, इसको पॉज करके देखिएगा इस पूरे वीडियो को तो आपको समझ आएगा। तो ये ट्रॉपिकल जो हमारे यहाँ इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन है उसका अलग अलग एरिया देखिए। तो पिछले वाले स्लाइड के साथ इसको जोड़ के देखिए, इसे पढ़िए तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई प्रकार के वन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आइए मेजर सॉइल जो है भारत में, सॉइल का एरिया देखिए। अलुवियल सॉइल, तो हमारे पास अलुवियल सॉइल का देखिए पूरा कहां तक ये एक डिपॉजिट बना पड़ा है। तो स्टेट वेयर फाउंड ऑकरेंस, इस तरह से ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ब्लैक सॉइल के लिए हमारे को कौन सा डिपॉजिट कहां मौजूद है, डीप ब्लैक सॉइल। देखिए ये पूरा हिस्सा ये आपको ब्लैक सॉइल का है जहां पे बढ़िया कॉटन की खेती होती है। रेड सॉइल, रेड सॉइल के लिए आप देखें कि ये हिस्सा आपका जो है रेड सॉइल है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट आपको ठीक कोस्टल रीजन से थोड़ा सा हट करके लेटराइट सॉइल है। इस तरह से माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल ऊपर चलिए ये रहा माउंटेन सॉइल। इस तरह से सलाइन ऑफ कलर या थोर ये आपका मौजूद है। इस तरह ये आपका पीट या मार्शी ये एकदम कोस्टल रीजन में आपको मौजूद है। ये किस तरह के क्रॉप्स आपको मिलते हैं, किस सॉइल पे किस तरह के क्रॉप्स होंगे और कॉम्पोजिशन क्या है उस सॉइल का, ये आपको ये दिया हुआ है। अगर रेड है तो रिच इन आयरन होगा, पोटैश होगा। ब्लैक सॉइल है तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा। माउंटेन है तो आयरन और ह्यूमस ज्यादा होगा। सलाइन है तो सॉल्टी ज्यादा होगा। क्रॉप्स क्या ग्रो करेगा, तो ये आपको एक बार देखना है, पढ़ना है।
तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंडिया के बारे में काफी चीजों को पढ़ा है। आपको वीडियो को पॉज करके एक बार दो बार पढ़ना होगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। यहां से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर हो, चाहे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो, चाहे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो, चाहे आपको रिवर्स के कौन से रिवर के बैंक्स पे कौन सा आपको शहर मौजूद हो, से लेकर के इंडिया का कौन सा स्टेट किस इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद है, कौन सा यूनियन टेरिटरी किस बॉर्डर पे मौजूद है। जम्मू कश्मीर अब चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो उसको यूटी कंसीडर करिए। तो इन सब चीजों को एक फैक्ट के तौर पे बना करके आपके सामने पेश किया हूं। ये वाला टॉपिक अगर जिसने पढ़ा और ये वीडियो जिसने देखा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडिया से अगर पूछे गए सवाल, इन टॉपिक्स में से पूछेगा अगर कोई सवाल, तो आप इजिली कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, जितना हो सके पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार। ठीक, अभी के लिए फिर जय हिंद एवरीवन।